अजित पवार के अचानक निधन के अब 3 दिन गुजर चुके हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में अब आगे क्या होगा, इसकी सरगर्मी बढ़ चुकी है। चर्चाओं का दौर ज्यादा गर्म है। सबसे बड़ी चर्चा तो यही चल रही है कि अजित पवार की घड़ी अब किसके हाथ में होगी। कहने का मतलब, घड़ी छाप वाली असली एनसीपी को अब कौन संभालेगा, उसका नेता कौन होगा। हालांकि इसका फैसला भी हो चुका है, जिसकी जानकारी हम आपको कुछ ही सेकंड में देंगे। लेकिन उससे पहले यह भी जान लीजिए कि बिना अजित दादा के उनकी पार्टी को कितने बड़े बड़े काम करने हैं, और वो भी हफ्ते भर के भीतर। सबसे बड़ा काम, औपचारिक तौर पर डिप्टी सीएम का चेहरे का ऐलान करना होगा। दूसरी, पार्टी की लीडरशिप तय करनी होगी और शरद गुट से विलय पर भी फैसला लेना होगा। दोनों खेमों को सरकार में बनाए रखना है। जिला परिषद और पंचायत का चुनाव भी लड़ना है। तो जो 7 फरवरी को ही है, जिसके प्रचार के लिए ही अजित पवार हेलीकॉप्टर से बारामती जा रहे थे और हादसे के शिकार हो गए। करीबी लोग ये भी कह रहे हैं कि इसी चुनाव के बाद अजित पवार चाचा के गुट के साथ विलय का ऐलान करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही इतना बड़ा हादसा हो गया। और आज उनकी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अजित पवार के उत्तराधिकारी को चुनने की। और इसी चुनौती के साथ पार्टी के नेता आज महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के लिए उनके सरकारी आवास वर्षा पहुंचे थे। करीब 70 मिनट तक मीटिंग चली, जिसमें कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, सुनील तटकरे, ये तमाम नेता मौजूद थे। मीटिंग के बाद छगन भुजबल ने बता दिया कि अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को पार्टी विधायक दल का नेता चुनने पर करीब करीब सहमति बन चुकी है। सीएम साहब से जो है हम लोग गए थे, प्रफुल्ल भाई, तटकरे, मैं और मुंडे, कल भी हम मिले थे उनको रात को। तो टेंटेटिवली जो है कल हो सकता है क्या सब, शपथ विधि से लेकर सारी चीजें। तो मुख्यमंत्री ने कहा कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। और इसी के बाद दनादन कई अपडेट आ गए। अभी तक के अपडेट पर नजर रखिए तो शनिवार 2 बजे एनसीपी विधायकों की बैठक होगी। विधान भवन में एनसीपी के विधायकों की यह मीटिंग होगी। पार्टी के अध्यक्ष और डिप्टी सीएम के चयन पर यहीं पर फैसला होगा। सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम चुना जाना तय माना जा रहा है। कल शनिवार शाम को ही सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण की खबर है। तो महायुति की सरकार में अजित पवार वाला डिप्टी सीएम का पद सुनेत्रा पवार को ही मिलने जा रहा है। छगन भुजबल के साथ गए पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने बताया कि पार्टी में शोक की लहर है, लेकिन राजनीतिक फैसले सही वक्त पर लेने पड़ते हैं। हमारे नेता आदरणीय अजित दादा पवार का परसों दुखद निधन हुआ। पूरी पार्टी शोकाकुल है, महाराष्ट्र शोकाकुल है और स्वाभाविक है कि उनका परिवार, उसके ऊपर बहुत बड़ा एक संकट आया है। आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन की बहुत सारी उनके घर की भी जो प्रक्रिया है, विधि है, वो उसको हम पूरा करने के लिए उनको समय दे रहे हैं। मगर हमको भी एक पॉलिटिकल पार्टी, हम महायुति के एक पार्ट हैं, पार्टनर हैं, उसमें हमारे नेता अजित दादा पवार उप मुख्यमंत्री भी थे, विधिमंडल के अध्यक्ष भी हमारे लीडर थे। तो इसलिए हमको भी योग्य निर्णय लेकर वो जगह को भरना है। ये बात करने के लिए हम मुख्यमंत्री से ये आए थे कि हम ये जल्दी से जल्दी ये प्रक्रिया पूरी करना चाहते हैं। और इसी के साथ विभागों के बंटवारे पर भी बात हो रही है, क्योंकि सरकार में अजित पवार समेत एनसीपी के 9 मंत्री थे, जिनमें 8 कैबिनेट मंत्री हैं और 1 राज्य मंत्री थे। अजित पवार के पास वित्त, आबकारी और खेल विभाग के साथ साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद था। जानकारी के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस इन सब के लिए अभी भी तैयार हैं। अब इन सारी हलचल के बीच विरोधी ही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतनी जल्दी क्या थी। संजय राउत ने इस माहौल में उत्तराधिकारी या डिप्टी सीएम चुनने की जल्दबाजी को अमानवीय तक कह दिया है। अजितदादांचं जाणं या धक्क्यात सावरलेला नाही। तरी जर कोणी त्यांच्या नावानं राजकारण करत असेल तर ते सर्वस्वी चुकीचं आहे। एकतर त्यांचा कुटुंबावरचा आघात मोठा आहे,
त्यांचे जे तळागाळाचे वरचे सोडून द्या, ते मंत्री वगैरे ते त्यासाठी झालेले असतात बरं का. तळागाळाचा कार्यकर्ता जो आहे, सामान्य माणूस आहे, ज्यांचा अजितदादांशी अनेक कारणाने संबंध आहे, त्यांना बसलेला धक्का हा महत्वाचा आहे. अशा वेळेला राजकीय चर्चा करणं पुढले 15 दिवस, किमान 15-20 दिवस, हे सर्वस्वी अमानुष आहे. आणि हे सगळे विषय त्यांच्या पक्षांतर्गत आहे. आणि अशा पक्षांतर्गत विषयावरती या क्षणी आम्ही बोलणं हे योग्य नहीं। लेकिन अब इससे आगे की बात, यानी एनसीपी के सामने दूसरी चुनौती की, जो है शरद गुट के साथ विलय से जुड़ी हुई। हालांकि ऐसी खबरें भी हैं कि सुनीत्रा पवार ने अजित पवार के राजनीतिक सलाहकार नरेश अरोड़ा को मशवरे के लिए बारामती बुलाया है। नरेश एनसीपी के चुनावी रणनीतिकार हैं। उनकी संस्था डिजाइन बॉक्स चुनावी रणनीति का काम देखती है। ये दावा भी किया जा रहा है कि अजित पवार एनसीपी के दोनों गुट के जिस मर्जर पर बातचीत कर रहे थे, उस पर आखिरी फैसला शरद पवार लेंगे। और इन सब के बीच शरद पवार गुट के नेताओं ने इन बातों को नया मोड़ दे दिया है। इसमें अलग अलग नेता के अलग अलग बयान आ रहे हैं। शरद गुट के ही सीनियर नेता एकनाथ खड़से ने आज सबसे पहले इस पर बड़ा बयान दिया कि अजित पवार और शरद पवार गुट के बीच विलय को लेकर 3-4 महीनों से बातचीत चल रही थी और विलय के ऐलान से पहले ही यह हादसा हो गया। पूर्व वित्त मंत्री जयंत पाटिल ने कहा कि विलय को लेकर अजित दादा और उनके बीच कई बैठकें हो चुकी थी। पंचायत चुनाव के बाद विलय का ऐलान होने वाला था। और सबसे आखिर में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बयान दिया कि विलय पर लगातार बैठकें हो रही हैं। यह अजित पवार की इच्छा थी, इसे पूरा करना चाहिए। लेकिन अनिल देशमुख ने साथ में यह भी कह दिया कि इस समय पर डिप्टी सीएम की चर्चा करना जल्दबाजी और गलत है, पहले विलय पर फैसला होना चाहिए। तो अनिल देशमुख मीडिया से मुखातिब हुए और क्या कहा, यह भी सुनिए। अजित दादा की ये दिल से इच्छा थी कि दोनों पार्टी इकट्ठा आना चाहिए और इस प्रकार की उनके साथ में काफी हमारी चर्चा भी हुई थी, हमारे नेताओं की, हमारी सबकी, और दिल से चाहते थे कि जल्द से जल्द दोनों पार्टी इकट्ठा आना चाहिए। वो हिसाब से जो उनकी अंतिम इच्छा थी, वो अंतिम इच्छा पूरी होना चाहिए, ऐसा सबको लगता है। तो सवाल तो अब ये भी उठ रहे हैं कि अजित गुट की एनसीपी में भी दो राय बनती दिख रही है। अजित पवार के जाने के बाद से ही उनकी पार्टी दो गुट में बढ़ चुकी है। एक वह गुट जो महायुति का साथ चाहता है, दूसरा वह गुट जो शरद पवार गुट के साथ विलय चाहता है। खबरें तब तेज हो गई जब अजित पवार महानगर पालिका का चुनाव पुणे और पिंपरी चिंचवड से शरद पवार के गुट के साथ लड़ते हैं। सूत्र यह भी बताते हैं कि अजित पवार आने वाले फरवरी के दूसरे सप्ताह में शरद पवार की पार्टी के साथ विलय करने वाले थे। लेकिन अब अजित पवार नहीं है, लेकिन फिर भी यह दोनों साथ आते हैं तो महायुति की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मतलब अजित पवार के बाद उनके विधायकों में दो खेमों में बंटने का खतरा बढ़ गया है। विधायकों का एक गुट बिना अजित दादा के खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और वापस पवार साहब यानी शरद पवार की छाया में जाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अजित दादा के बिना इस गुट का कोई भविष्य नहीं है। जबकि दूसरे गुट में तो वो विधायक और मंत्री हैं जो फिलहाल सत्ता मोह नहीं छोड़ना चाहते। यही विधायक प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे नेताओं के जरिए बीजेपी के साथ रहने की पैरवी कर रहे हैं। उधर एक चर्चा यह भी है कि अजित पवार के चले जाने के बाद शरद पवार भी शांत नहीं बैठेंगे। वो अब पूरी एनसीपी पार्टी को पर कब्जे की कोशिश कर सकते हैं। यानी एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की कोशिश हो सकती है, अपने लीडरशिप में लाने की कोशिश हो सकती है और अजित पवार के भीतर से एक गुट के शरद पवार के साथ विलय की आवाज उठाना इसी का संकेत भी है। तो दूसरी तरफ शरद गुट की तरफ से अजित पवार की अंतिम इच्छा और विलय को जोड़ना भी एक तरह से रणनीति का हिस्सा हो सकता है। और इसीलिए महाराष्ट्र की राजनीति के मौजूदा हालात को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, जिसका आधार दोनों गुटों के नेताओं के बयान ही हैं। क्या विलय को लेकर अजित पवार की पार्टी में भी एक राय नहीं है? पहले विलय होगा या डिप्टी सीएम का चुनाव होगा? विलय के बाद एनसीपी का बॉस किस खेमे का होगा? क्या कमान शरद पवार के हाथ में जाएगी? विलय के बाद भी एनसीपी महायुति के साथ ही बनी रहेगी? क्या शरद पवार पहली बार बीजेपी के साथ गठबंधन के लिए तैयार होंगे? अब इनमें से कुछ सवालों पर एक्सपर्ट की राय जानते हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि क्या विलय के बाद एनसीपी का बॉस
किस खेमे से हो सकता है? सबसे बड़ी बात है कि अजीत दादा पवार के जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि शरद पवार के लोग जो है वो एक हो जाए। उसकी वजह है कि जो पावर अभी इन्हें मिला है वो पावर लगभग खत्म हो जाएगा। जो पहले जिस तरह उनकी नहीं चलती थी वैसे इस बार दब सकता है। तो अभी विलय से पहले कई शर्तें एक दूसरे की रखी जाएगी। कई चीजें ये भी हो सकती है कि बीजेपी है या कोई और पार्टीज जो है वो उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश करे। अब उस विधायक को एक तरीके से संभालना और उसको बांध के रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती एनसीपी के लिए होगी, क्योंकि अजीत दादा पवार जो थे वो जमीनी लेवल पे पकड़ रखते थे और जानते थे कि किस नेता की क्या जरूरत है, कार्यकर्ता की क्या जरूरत है। हालांकि शरद पवार भी जानते हैं, लेकिन शरद पवार की भी काफी उम्र हो गई है। सुप्रिया सुले जो है वो इतनी कामयाब नेताओं में नहीं गिनी जाती है और सुनीत्रा पवार जो है वो नई लीडर है। तो इसी के साथ सबसे दिलचस्प सवाल यह भी है कि अगर विलय हो गया और एनसीपी महायुति सरकार में बनी रहती है तो क्या शरद पवार बीजेपी के साथ पहली बार गठबंधन करने जा रहे हैं? उस वक्त की सिचुएशन क्या होगी? ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते हैं शरद पवार भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कई बार उन्होंने कहा भी है कि वो बाहर से समर्थन करेंगे बीजेपी का। आपको याद होगा कि 2014 के अंदर जब सरकार की बात आई थी, उद्धव ठाकरे और फडणवीस के अंदर जिस तरीके से मतभेद हुआ था, तो उसके अंदर आगे आकर शरद पवार ने ही सारी चीजें सेटल की थी। तो शरद पवार हो सकता है उम्र के इस पड़ाव के अंदर आने वाले दिनों के अंदर अगर उनको लगता है कि बीजेपी मजबूत हो रही है और कई सालों तक रह सकती है, तो ये हो सकता है कि वो मर्जर के साथ में सुनीत्रा पवार और सुप्रिया सुले ये दोनों को लेकर के वो कुछ ऐसी भूमिका निभाए जिससे वो सत्ता में बने रहे, पावर उनके हाथ रहे, उनके कार्यकर्ताओं का वो काम करा सके और पार्टी को एकजुट रख करके बड़े लेवल पर जो महाराष्ट्र के अंदर उनकी सोच है उस तरह वो कामयाबी और बुलंदी पे लेके जाने की सोच रख सकते हैं। तो विलय की इन बातों के बीच एनसीपी के संक्षिप्त इतिहास की भी चर्चा जरूरी है। शरद पवार ने 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई थी। जुलाई 2023 में अजीत पवार की अगुवाई में एनसीपी का एक धड़ा उस वक्त के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल हो गई थी। इसके बाद एनसीपी दो हिस्सों में बंट गई। उसी समय उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया। नवंबर 2024 के विधानसभा चुनावों के बाद देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी पवार उसी पद पर बने रहे और यहां तक कि फडणवीस ने उन्हें वित्त विभाग जैसी अहम जिम्मेदारी दी। लेकिन अब अगर दोबारा विलय हो गया तो एनसीपी महाराष्ट्र में फिर से मजबूत हो जाएगी। उनके पास 9 लोकसभा सांसद और 51 विधायक होंगे जो पूरे संतुलन को बदल सकता है। लेकिन अब अजीत पवार से जोड़कर ही महाराष्ट्र की राजनीति के दूसरे पहलू को भी देखते हैं, जिसका वास्ता सीधे सीधे सीएम फडणवीस और उनकी अगुवाई में चल रही सरकार से है। क्योंकि अजीत पवार के जाने को महायुति के बीच सत्ता के संतुलन के लिए खतरे के तौर पर भी देखा जा रहा है। कहा जाता है कि सियासत में कुछ रिश्ते सत्ता से नहीं संतुलन से चलते हैं। महाराष्ट्र में यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती थी अजीत पवार के साथ। अजीत पवार ऐसे ही एक नेता थे जो पर्दे के पीछे रहकर सरकारों को स्थिर रखते थे और गठबंधनों की दरारों को भरते थे। और इसी महारत की वजह से वो 8 बार विधायक चुने गए और 16 सालों में 6 बार डिप्टी सीएम बने। लेकिन उनके अचानक चले जाने से न सिर्फ एक अनुभवी राजनेता का अंत हुआ है, बल्कि महायुति की राजनीति की वो धुरी भी हिल गई है, जिस पर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच का संतुलन टिका था। इसकी बानगी तब देखने को मिली जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गहरा शोक जाहिर किया। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से मैंने एक मजबूत और बड़े दिल वाले दोस्त को खो दिया है। विमान अपघातामध्ये राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचं दुःखद निधन झाल्याची वार्ता सर्वांना मिळाली आणि संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये शोककळा पसरली। लेकिन अब फडणवीस के लिए अजित पवार नहीं रहे। ऐसे में उनके जाने से सत्तारूढ़ महायुति में उथल पुथल की आशंका बढ़ गई है।
कहा जाता है कि दोनों नेताओं के बीच केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि उसकी एक बानगी 2019 में दिखी, जब 2019 में दोनों ने तड़के सुबह सरकार बनाने की शपथ लेकर सबको चौंका दिया था। तभी से उनके बीच मजबूत रिश्ते बने रहे। हालांकि सरकार से 72 घंटे चली और इसके बाद अजित पवार उद्धव ठाकरे सरकार में उप मुख्यमंत्री बने और फडणवीस विपक्ष में चले गए। इसके बावजूद दोनों के बीच कोई कड़वाहट नहीं देखी गई। 2023 में पवार फडणवीस की जोड़ी फिर साथ आई, जब अजित पवार ने चाचा के खिलाफ बगावत कर महायुति सरकार में वो आ गए। 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद असली परीक्षा का समय आया, जब शिंदे ने मुख्यमंत्री पद को लेकर के कड़ा रुख अपनाया। तब अजित पवार ने आगे बढ़कर महायुति गठबंधन को स्थिर करने के लिए बिना शर्त समर्थन का ऐलान किया था। महाराष्ट्र की राजनीति के जानकार कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की केमिस्ट्री इसलिए बेहतर हुई क्योंकि दोनों एक दूसरे का काफी कद्र करते थे। जबकि वैचारिक तौर पर अजित पवार अलग पार्टी के नेता रहे, संख्या बल के आधार पर एनसीपी और बीजेपी अकेले दम पर सरकार भी बना सकती है, जो गठबंधन पर एकनाथ शिंदे के मोलभाव वाले दबाव को कम करता है। और यही वजह है कि फडणवीस ने अजित पवार के नहीं रहने पर भी उनकी पार्टी के साथ वो मजबूती से खड़े दिख रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में निसंदेह अजित पवार का बड़ा कद था और वो संतुलन की राजनीति करते थे, महायुति में हो जहाँ भी रहे हों, क्योंकि एनसीपी महाराष्ट्र की राजनीति पिछले 1.5 दशक से 2 दशक से जिस भूमिका में रही है उसका संतुलन की राजनीति ही रही है, चाहे वो विपक्षी खेल में हो, महाविकास अघाड़ी में हो या महायुति में हो या कांग्रेस के साथ हो या भाजपा के साथ हो, उसकी यह भूमिका रही है। लेकिन अभी जो महाराष्ट्र की विधानसभा का गणित है उसमें अगर एनसीपी अजित पवार नेतृत्व वाली और भाजपा दोनों मिल जाएं तो सरकारों को खतरा नहीं रहता है। मतलब अजित दादा बीजेपी के लिए संकट मोचन की तरह थे, शिंदे से मिले दबाव को कम या कंट्रोल करने का काम करते थे। बीजेपी के भीतर भी आशंका है अजित पवार की गैर मौजूदगी में शिंदे अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फडणवीस को अकेले ही शिंदे से निपटना होगा, क्योंकि शिंदे को महाराष्ट्र की सियासत में हार्ड बार्गेनर भी माना जा रहा है। और इसकी मिसाल हालिया बीएमसी चुनाव भी है, जहां गठबंधन को स्पष्ट जनादेश के बावजूद अब तक मेयर पर फैसला नहीं हो पाया है। और इन्हीं सब चुनौतियों को समझते हुए अजित पवार के बाद भी बीजेपी उनकी एनसीपी को खोना नहीं चाहती है और वो सारी जिम्मेदारी और मंत्रालय के प्रोफाइल देने को तैयार हैं जो अजित दादा के पास थे। दादा का जाना बहुत दुखद है। एक्सीडेंट हुआ, बहुत उस पर राजनीति हो रही है, बहुत से नेता खड़गे साहब, ममता जी गलत बयानी कर रहे हैं। जहां तक उनके देहांत के बाद हमारा जो गठबंधन है उसमें कोई भी कमी आने वाली नहीं है। सर, एकीकरण की भी बात की जा रही, दोनों एनसीपी द्वारा एकीकरण की बात करी जा रही है। वो तो उनका विषय है, उस पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ भी बोलना सही नहीं। तो बड़ा सवाल इस वक्त यह है कि अब महाराष्ट्र के इस पावर पॉलिटिक्स में कौन सा रुख सामने आने वाला है, किसका क्या रुख है। और सबसे बड़ा सवाल है कि एनसीपी अजित गुट क्या एकजुट रह पाएगा, वक्त रहते फैसले होंगे और पार्टी को संभाल लिया जाएगा।